तो हमें बात करनी है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपके केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने एनसीईआरटी में से रेडॉक्स के नाम से देखा होगा। रेडॉक्स में हम इसकी बात करते हैं जेई के रेस्पेक्ट में और नीट के रेस्पेक्ट में, दोनों में ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आता है तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप इसको यूज करते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपको केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। कैसे? ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट में हमें ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। इन 4 फॉर्मूले के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सॉल्व होता है। 4 फॉर्मूले किसके हैं? ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के। यहां पर जो मैं ई बोल रहा हूं, ई क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। कैसे? सबसे पहला फॉर्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, आपको सैंपल का वेट दिया गया होगा, ठीक है। तो उस वेट को आप अगर इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देते हो तो जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो क्या होगा? वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास हम निकाल सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर करके। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट में, कि एक मोल सब्सटेंस का जो भी मास होगा उसे आप क्या बोलोगे? मोलर मास बोलोगे, ठीक है। तो उस मोलर मास को हम डिवाइड करते हैं वैलेंसी फैक्टर, जिसे आप एन फैक्टर भी बोलते हो। ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर आप हर रिएजेंट के लिए निकालते हो। रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आ गए। तो हर रिएजेंट के लिए हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई टेंशन ना लीजिए, एक वीडियो और हम यहाँ पे डालेंगे वैलेंसी फैक्टर के बारे में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपके ये नहीं हो पाएगा। ओके, दूसरा फॉर्मूला हम बात करें तो दूसरा फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल को उसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर जो n है, n क्या है? नंबर ऑफ मोल है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिया गया है तो उसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको नॉर्मेलिटी दी गई हो, तो अगर नॉर्मेलिटी दी है तो उस नॉर्मेलिटी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। वॉल्यूम यहां पर आप लीटर में लिखोगे, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी को आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। एक और फॉर्म में आपको डेटा दिया जा सकता है दैट इज मोलरिटी। अब अगर आपको मोलरिटी दी है तो मोलरिटी दी है तो उस केस में फिर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? उस मोलरिटी को मल्टीप्लाई कीजिए वैलेंसी फैक्टर से और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब अगर आपको ये चारों फॉर्मूले याद है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हम एक लॉ पे बेस्ड है आपका पूरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और लॉ क्या है? दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है? ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पर है ए प्लस बी टू यील्ड सी प्लस डी। सी प्लस डी, ये आपके ऐसा कुछ रिएक्शन है। यहाँ पर डी एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बाकी सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 ऐसे लिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा कि इस रिएक्शन में जितने भी रिएजेंट है, रिएजेंट में आपके रिएक्टेंट भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। मतलब अगर मैं रिएजेंट बोल रहा हूँ मतलब ए भी रिएजेंट है, बी भी रिएजेंट है, सी भी रिएजेंट है और डी भी रिएजेंट है। तो ये सब क्या है? रिएजेंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बात करें तो 1 1 1 एंड डी, ये इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ आपका जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलेगा कि इन सब के इक्विवेलेंट, जैसे इक्विवेलेंट ऑफ ए, जितने ए के इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इक्विवेलेंट बी के रिएक्ट करेंगे और उतने ही इक्विवेलेंट सी के फॉर्म करेंगे और उतने ही इक्विवेलेंट डी के फॉर्म करेंगे। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि आपके रिएक्शन में हर रिएजेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्ट करने वाले और फॉर्म होने वाले ये सब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे एक फायदा हो गया कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपके मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट का लिमिटेशन था। मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम क्या करते थे, जब हम मोल मोल एनालिसिस लगाते थे तो वहां पर रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती थी, उसके बिना आप उसको सोल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप बिना बैलेंस किए आप उनके इक्विवेलेंट को इक्वल कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो अब देखिए कैसे हम इसको यूज करेंगे, इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें देखता है। क्वेश्चन क्या बोला गया है
कि कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ FeSO4 इन एसिडिक मीडियम। क्या बोला है कि KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं जो रिक्वायर्ड है 1 मोल FeSO4 को ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये आपके एक रेडॉक्स टाइट्रेशन है। ये टाइट्रेशन क्या होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, ये हम अलग आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम बात करेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, ठीक है। और बात करें तो हम बेक टाइट्रेशन होता है, डबल टाइट्रेशन होता है, तो ये सब हम वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ इतना सा है कि आप देखिए टाइट्रेशन किसके बीच में हो रहा है। तो यहां पर टाइट्रेशन किसके बीच में हो रहा है, KMnO4 वर्सेज FeSO4 के बीच में टाइट्रेशन हो रहा है। ये टाइट्रेशन कौन सा है, यह है रेडॉक्स टाइट्रेशन, यह है रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। चलिए इन दोनों के बीच में हो रहा है, मतलब यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और इन दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ऐसा हम बात करते हैं। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, मुझे सिंपल सा है, मुझे इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल करने, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। ये मैंने कैसे किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलेगा कि रिएक्शन में दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, तो मैंने दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट में मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो इक्विवेलेंट में मैं इन चारों फॉर्मूलों को देखूंगा, मुझे क्या डेटा दिया है। जैसे कि यहां पर देखिए, मुझे नंबर ऑफ मोल दिया है, तो नंबर ऑफ मोल दिया है, तो नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहां पर भी नंबर ऑफ मोल ही पूछा गया है, तो मुझे यही फॉर्मूला दोनों जगह यूज करना है, ठीक है। तो ध्यान दें, यहां पर KMnO4 का मैं क्या लिखूंगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ FeSO4। ये फॉर्मूला मुझे यहां पर यूज करना है। अब मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना है, मुझे इसका नंबर ऑफ मोल दिया है 1, ये वैलेंसी फैक्टर क्या, अब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिए, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, कौन सा मीडियम बोला गया है, एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है Mn+2 के अंदर। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और यहां पर +2 में चला गया है, मतलब रिडक्शन हुआ है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, दैट इज व्हाट 5, तो यहां पर 5 हो जाएगा, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, तो 5 × 1 दैट इज व्हाट 5 आपके वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा KMnO4 का। इधर देखिए, ये KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहां पर अगर देखोगे सल्फेट में सल्फर हाईएस्ट स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बचा कौन Fe, तो ये Fe यहाँ पर +2 में है, ये ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, Fe+3 में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने का चेंज आया है, 1 का चेंज आया है, तो इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो गया 1। अब नंबर ऑफ एटम को भी काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम 1 है, तो 1 × 1 दैट इज व्हाट वैलेंस फैक्टर क्या हो गया 1। अगर आपको ये नहीं आता है वैलेंस फैक्टर, टेंशन ना लीजिए, एक और वीडियो बनाएंगे जहां पर हम वैलेंस फैक्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करनी है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू वैलेंस फैक्टर ऑफ KMnO4 कितना है, दैट इज व्हाट 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 कितना दिया गया है 1 इनटू वैलेंस फैक्टर ऑफ FeSO4 कितना है, दैट इज व्हाट 1। तो सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितना आ गया 1/5 आ गया, 1/5 मोल। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, तो काफी इजी है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, बस आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और जो भी डेटा मुझे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मुझे फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, तो अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बस यहां पर अब क्या चेंज कर दिया है, मुझे KMnO4 के नंबर ऑफ मोल पूछे हैं और FeSO4 की मुझे कंसेंट्रेशन दैट इज मोलरिटी दे रखी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो ध्यान दीजिए, अगेन क्या बोल रहे हैं, यहां पर टाइट्रेशन किस किस के बीच में हो रही है, KMnO4 वर्सेज FeSO4 के बीच में हो रही है, ठीक है, ये हो रहा है। तो मुझे दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल करने, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। सिंपल सी बात, इक्विवेलेंट इक्वल करने, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा दिया।
अब मुझसे जो भी डेटा मुझे दिया गया है या जो भी मुझसे पूछा गया है, जिस टर्म में पूछा गया है, मुझे वो फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल वाला ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4। एक तो ये हो गया, इज इक्वल टू FeSO4 का मुझे क्या दिया है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये आपके मोलरिटी इंटू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, दैट इज मोलरिटी ऑफ FeSO4 इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ FeSO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ FeSO4। तो यहां पर मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना है, वैलेंस फैक्टर भी हम कैलकुलेट करेंगे। मोलरिटी FeSO4 की आपको दे रखी है, वैलेंस फैक्टर में निकालेंगे और वॉल्यूम आपको दे रखा है। तो बस यहाँ पर अगर हम बात करें वैलेंस फैक्टर, तो KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 के अंदर, ये +7 से +2 के अंदर। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया है, 5 हो गया है। ठीक है, यहां पर बात करें तो Fe+2 से चला गया है Fe+3 के अंदर, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो वैल्यू पुट कर देता हूं, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इंटू वैलेंस फैक्टर इसका कितना हो गया है, 5 इंटू मोलरिटी मुझे दी है 0.1 इंटू वैलेंस फैक्टर इसका कितना हो गया है, 1, और वॉल्यूम कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितने आ गए हैं, दैट इज व्हाट, 1/50। ठीक है, इतने मोल्स KMnO4 के यहां पर यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो काफी सिंपल है, जो जिस भी फॉर्म में आपको डेटा दिया गया है आपको वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, इतना सा है आपका सिर्फ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर एंड करेंगे इस वीडियो का। ओके, अब जो मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बस डेटा अलग फॉर्मेट में दिया गया है। मुझे KMnO4 का तो मोल पूछा है, बट FeSO4 की नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। तो हम क्या बोलेंगे फिर कि KMnO4 वर्सेज FeSO4 के बीच में टाइट्रेशन हो रही है। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो दोनों की इक्विवेलेंट आपको बराबर करना है। तो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। अब देखो मुझसे किस फॉर्मेट में पूछा गया है, KMnO4 पूछा गया है मोल, तो मोल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू FeSO4 के बारे में किस फॉर्मेट में डेटा दिया है, नॉर्मलिटी की फॉर्मेट में। तो नॉर्मलिटी वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या बोलूंगा, नॉर्मलिटी ऑफ FeSO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ FeSO4। तो मुझे ये डेटा मुझे निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। वैलेंस फैक्टर ऑफ KMnO4 की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 के अंदर कन्वर्ट होता है +7 से, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया है, 5 हो गया है। ठीक है, और इसका मुझे निकालना नहीं है क्योंकि नॉर्मलिटी दी गई है। तो वैल्यू पुट कर दूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू वैलेंस फैक्टर इसका कितना है, 5 इक्वल्स टू नॉर्मलिटी कितनी दी गई है, 0.1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। तो हम बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितना आ गया है, दैट इज 1/50 मोल्स। ठीक है, तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसको ध्यान रखिए, ये 4 फॉर्मूले आप याद रखिए, और जिसके भी बीच में आपके टाइट्रेशन हो रही है उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करने। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे, और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कुछ और वीडियो बनाने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।